हाँ, तो आज एक फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के उद्योग। ये टॉपिक जितना भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो टॉपिक है जो कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं करा रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा जोर आता है, इंटरेस्टिंग कहानियाँ ज़्यादा है नहीं, फैक्ट है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि नॉलेज बहुत बढ़ेगा, आपका बहुत इंक्रीज़ होगा, और क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं हो। दूसरी बात, ये जो अपन आज उद्योग लिए, जो इंडस्ट्रीज़ लिए, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए ध्यान रखना, मैंने लास्ट के अंदर कुछ फैक्ट रखे हैं। शुरुआत के अंदर तो मैंने मोटे मोटे पहले अपन उद्योगों को पढ़ेंगे, कौन कौन से बेसिक राजस्थान के उद्योग है, और लास्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे इनके कुछ फैक्ट, कितना राजस्थान को जीडीपी देते हैं, कितना जीवीएस देते हैं, या सब जितना परसेंटेज जो जितने भी हैं वो सारे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितनी कुछ फैक्चुअल जो कंपनियां हैं, ऐसे कुछ रिको है, चाहे वो अपने ये जो भी 2-3 कंपनियां हैं वो पढ़ेंगे, आरसीए वगैरह है ना, वो उन सब के बारे में जानेंगे, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें बेसिकली काम कर रही है। ठीक है, वो लास्ट में जानेंगे। अभी अपन थोड़ा से देख लेते हैं इंडस्ट्रीज इन राजस्थान में उद्योग। ठीक है, टारगेट 500 प्लस। तो देखो, पहला अपन देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हर कोई जानते हो, छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं अपन, लेकिन इन आपके लेवल का कुछ फैक्चुअल चीज़ें जोड़ के परफेक्टली क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये कि सूती वस्त्र उद्योग को प्राचीन व परंपरागत उद्योग में गिना जाता है। हमारा सबसे एंशियंट है, ये प्राचीन है सूती वस्त्र उद्योग, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है ये। ठीक है ना, ये कृषि आधारित उद्योग ही तो है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इसकी भी क्या करते हैं कि इस सूती वस्त्र की जो है ये हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित जो है उद्योग में आता है। तीसरी बात, अपन अगर पहली बात करें फर्स्ट सूती वस्त्र मिल की अपन अगर बात करें, तो पहली सूती वस्त्र मिल जो लगी थी वो 1889 में ब्यावर अजमेर के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान ये रखना। अभी तक का सबसे यही मतलब अगर पॉइंट मानो इंपॉर्टेंट तो यही है कि पहली राजस्थान में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई, तो पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई 1889 में 89 में ब्यावर अजमेर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो भी किसके द्वारा, तो कर्नल डिक्सन व सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। इनका इस मिल के अंदर मतलब स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर आपके दिमाग में आ रही हो कि इस मिल का नाम क्या था, तो इस मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या नाम था, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और ध्यान रखना, द कृष्णा मिल लिमिटेड की बात करूं मैं, तो कार्यशील कर्गों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी है ये, पूरी बात को समझ लेना। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, कार्यशील कर्गे होते हैं ना, जो काम करने के कर्गे होते हैं, उन कर्गों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी मिल ये है। और वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी मिल का नाम लेते हैं ना, तो वो तो है उमेद सिंह मिल पाली के अंदर। ध्यान रखना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह से आएंगे। कैसे आएंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल अगर आए तब तो सिंपल महाराजा उमेद सिंह मिल पाली के अंदर है, जो 1939 में स्थापित की गई थी। लेकिन यही क्वेश्चन आए कि कार्यशील कर्गों की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ी मिल, तब आ जाएगा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि पहली सूती वस्त्र मिल थी हमारे राजस्थान की, ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी 1889 के अंदर कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास के प्रयासों से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से ऐसा कैसा आपको लिख लेना है। और वैसे छोटी मोटी एक फैक्ट और लेना चाहता हूँ मैं, राजस्थान में कुल अगर सूती वस्त्र मिलों की अपन काउंटिंग देखें तो कुल मिले हैं 17 मिल है, जिसमें 23 मिल है, माई मिस्टेक, 23 है, जिसमें 17 तो है प्राइवेट निजी, और 3 है सार्वजनिक, और 3 है सरकारी। सार्वजनिक और सरकारी में इतना सा फर्क है कि सार्वजनिक जो होती है ना वो सरकारी और प्लस प्राइवेट दोनों होती है, लेकिन एक कंडीशन है सार्वजनिक में, 50% प्लस गवर्नमेंट की होती है। ऐसा मान लो 60-40 का रेशो मान, हालांकि फिक्स नहीं है, लेकिन 50 से ऊपर होना चाहिए। 50 से ऊपर गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, वो सार्वजनिक होती है। और 3 है सरकारी जो प्योर गवर्नमेंट है, और 17 है प्राइवेट, कुल मिला के 23 मिले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, छोटा मोटा फैक्ट आ जाता है। भीलवाड़ा के बारे में आपने सुना होगा, भीलवाड़ा के बारे में एक फैक्ट है अलग से कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है राजस्थान। और दोस्त पहली बात तो वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो भीलवाड़ा को जो अपन पहले आपकी क्लासेज में पढ़ते थे, छोटी क्लासेज में पढ़ते थे, वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। और इसको वस्त्र निर्यातक नगर की श्रेणी में भी रखा जाने लग गया है केंद्र सरकार द्वारा। 2009 में इसका दर्जा भी मिल गया। क्या दर्जा मिल गया कि वस्त्र निर्यातक नगर है भीलवाड़ा। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, माल को भेजना। तो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब मिला, 2009 में केंद्र के द्वारा दर्जा दिया गया है। वैसे वस्त्र नगरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा जिला जाना जाता है, भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, आपने देखे भी होंगे एग्जाम्स में। ठीक है, ओके, ये था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में।
अब अपन बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। हालांकि भीलवाड़ा वाला फैक्ट सूती वस्त्र में नहीं, ये तो अलग से है, डिफरेंट है, मैंने हैशटैग बनाया, मतलब अलग से फैक्ट है। अब बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग की। तो ऊनी वस्त्र उद्योग में अगर बात करूं तो ऊन प्रोडक्शन में भारत में फर्स्ट है राजस्थान। ऊन के प्रोडक्शन में उत्पादन में भारत में पहला नंबर रखता है राजस्थान। और देश का 30 से 35% ऊन है ना, वो राजस्थान में पैदा होती है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और राजस्थान में ऊन से भाई आपने देख लिया, राजस्थान के अंदर ऊन सबसे ज़्यादा होती है। देश में अपन फर्स्ट रैंक पर है, 30 से 35% पूरे देश में जितनी ऊन होती है उसका राजस्थान अकेला पैदा करता है। तो इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ देखो कि एक्चुअली इसका यूज है ना, वो गलीचे वस्त्र ज़्यादा बनते हैं। गलीचे और वस्त्र है ना, गलीचे बिछाने काम आते हैं, और कपड़े ज़्यादातर ऊन के गलीचे वस्त्र बनते हैं, गर्म कपड़े। और कुछ बातें करें अपन, मालपुरा टोंक के अंदर जगह पड़ती है, मालपुरा, डिगी मालपुरा। तो मालपुरा टोंक के नमदे बहुत फेमस है। कब इसके सूती मतलब इसके क्या नाम, इसके ऊन के बनते हैं। और भीलवाड़ा में बनती सिंथेटिक ऊन, इस ऊन को ही सिंथेटिक किया जाता है। तो भीलवाड़ा में सिंथेटिक ऊन का कारखाना है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर सिंथेटिक ऊन का कारखाना है। और मालपुरा टोंक के नमदे बहुत प्रसिद्ध है। और जयपुर के अंदर एक फैक्ट और है, जयपुर में कंप्यूटर चलित गलीचा डिज़ाइन केंद्र है। कंप्यूटर चलित मशीन, मतलब गलीचे तो बनते हैं लेकिन वो कंप्यूटर चलित है। इसका पूरा कारखाना डिज़ाइन सेंटर है यहाँ पर जयपुर के अंदर, ठीक है। वो भी ऊन का ही बनता है। और अपने पहले ही पढ़ा था अविका नगर, टोंक में अविका नगर है, जहाँ पर अपने वो भेड़ों वाले के अंदर पढ़ा था जब वो अपने पढ़ी थी पशुधन में। तो अविका नगर टोंक में केंद्र ने राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई है? तो अविका नगर टोंक के अंदर की गई। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी ये जितने भी हैं, नमदे हो गए या आपके गलीचे हो गए, ये सब बिछाने काम आते हैं, ऊन के बनते हैं। इन सब के बारे में आपको कोई आराम से देख सकते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से याद कर लेना, सीधी सीधी बात है। बाकी ये सारे फैक्ट एक से बड़े एक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के अंदर सेकंड ये अपना कृषि आधारित है। पहला कृषि आधारित तो आपको पता ही, अपन बात की थी यहाँ पर। ये पहला कृषि आधारित है, कौन सा? ये अपना ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये पहला कृषि आधारित उद्योग था। और ये दूसरा कृषि आधारित उद्योग है, वह है चीनी, क्योंकि गन्ना कृषि एग्रीकल्चर का ही है। तो ये सेकंड कृषि आधारित उद्योग है। दूसरी बात, गन्ने के कुल जो भार होता है, रस का भार होता है, गन्ने का जो रस होता है ना, उसका जो कुल भार है उसका 9 से 10% चीनी बनती है उसकी। ऐसा मान लो भाई, जैसे अपने गन्ना निकाल लिया और गन्ना सपोज गन्ने का रस निकल गया 10 लीटर, तो 10 लीटर से 1 किलो चीनी बनती है। ऐसा मान लो 9 से 10% चीनी उसकी होती है। और गन्ना बेसिकली श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर 3 जिलों में बेसिकली गन्ना होता है, ठीक है। ये भी काम आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान में चीनी की कितने मिलें हैं? तो राजस्थान में 3 चीनी की मिलें हैं। कितनी मिलें हैं? 3 मिलें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि मिलें कितनी है, तो 3 है। कौन कौन सी? द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मिल है जिसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़। 1940 में स्थापित हुई, निजी क्षेत्र में राज्य की पहली, मतलब प्राइवेट सेक्टर में है ये, सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में है। और राजस्थान की पहली मिल है ये। दूसरी, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये श्री गंगानगर में है, 1945 के अंदर स्थापित हुई। 1956 में राज्य द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया और अब ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि ये पहले क्या थी? प्राइवेट थी, निजी थी। 1945 में स्थापित हुई, 1956 में सरकार ने इसको अपने अंडर में अधिग्रहण में ले लिया और उसके बाद में इसको सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आज के टाइम में ये सार्वजनिक है, ठीक है, ओके। इसी के बारे में एक फैक्ट और लिखा है मैंने, एरो बना के। चुकंदर आपने देखा होगा, चुकंदर का जूस भी पिया होगा, एकदम रेड रेड सा बनता है। तो चुकंदर से चीनी बनने का संयंत्र 1968 में जो स्थापित हुआ था वो भी यहीं पर है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड श्री गंगानगर के अंदर है, चुकंदर से चीनी बनने वाला, ठीक है। और इसे शहर से हटाकर कमीनपुरा गांव श्री कर्णपुर तहसील में 2016 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। थोड़ा ऐसा मतलब डिस्टर्बेंस वाला इशू था, पोल्यूशन का इशू था, इसलिए इस मिल को वहाँ से हटा के श्री कर्णपुर तहसील है, कमीनपुरा गांव है, वहाँ पर 2016 में इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। और तीसरा,
केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, ये बूंदी के अंदर है, ठीक है। हालांकि 1956 में स्थापित हुई थी लेकिन अब ये बंद है, ठीक है। तो 3 वेरी इंपॉर्टेंट मिले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर, और केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी 1956 में स्थापित, हालांकि अभी ये बंद हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नंबर 4, डेयरी उद्योग। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 के अंदर बना। भाई अपन कोई भी बिजनेस करते हैं उससे पहले इसका निगम की स्थापना करते हैं, बड़ा एक ऑफिस बनाते हैं। तो वैसे ही राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975, 1977 में इसका नाम राजस्थान सहकारी संघ, ध्यान रखना, राजस्थान सहकारी संघ कर दिया गया। और राजस्थान, ध्यान रखना, कब? 1977 में। पहले राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी, इस नाम से हुई थी 1975 में, लेकिन 2 साल बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, और चेंज करके कर दिया राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ठीक। और राजस्थान में डेयरी विकास हेतु गुजरात अमूल, वहाँ का कौन सा दूध जो है वो अमूल, मतलब आनंद सहकारी डेयरी संघ, अमूल की फुल फॉर्म है, ठीक है, एक तरीके से आनंद सहकारी डेयरी संघ, अमूल जो है उसका मॉडल को अपनाया गया है। देखा होगा अपने क्लास 12 में अमूल मॉडल पे चर्चा की थी, बिल्कुल। तो राजस्थान में डेयरी विकास हेतु गुजरात के अंदर जो अमूल मॉडल है उसको अपनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा किया जा सके पशुओं से, ठीक है, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और आपको पता है दूध का पाउडर भी मिलता है जिसको स्टोर करके रखा जा सकता है, उससे चाय वगैरह किसी में यूज़ किया जा सकता है पीने योग्य। तो दुग्ध पाउडर कारखाना फर्स्ट इन राजस्थान, वो बूंदी के अंदर स्थापित हुआ है। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला दुग्ध पाउडर कारखाना कहाँ पर है? बूंदी। फिर ऐसे ही थोड़ी सी हेडिंग और लगा लो बीच में, कृषि आधारित है ये भी, कृषि आधारित उद्योगों में ये भी। राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना भीलवाड़ा के अंदर स्थापित हुआ 1964 में। वनस्पति घी के बारे में पहले क्लास 10th में पढ़ा करते थे कि वनस्पति घी के अंदर रिएक्शन होती थी, वनस्पति घी फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में है ना, तो हाइड्रोजनीकृत तेल को कहा जाता है इसको, हाइड्रोजनीकृत, या फिर वनस्पति घी का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकृत तेल, ठीक है ना, याद रखना। इसका पहला कारखाना कहाँ पर खुला है? भीलवाड़ा के अंदर 1964 में स्थापित हुआ था। ऐसे भरतपुर के अंदर सरसों के तेल का उद्योग है, सरसों तेल का उद्योग, वहाँ पर सरसों का तेल उद्योग है जो भारत भर में फेमस है। मतलब भरतपुर की सरसों मान लीजिए, भरतपुर में सरसों तेल का जो तेल कारखाना उद्योग है वो भारत भर में फेमस है, ठीक है। ऐसे ग्वार होता है ना, ग्वार, तो ग्वार के दानों से 28 से 30% कहते हैं कि गोंद की मात्रा होती है, उसके अंदर गोंद होता है 28 से 30% ग्वार, और उससे जो है इसका उपयोग दवा और कपड़ा उद्योग के अंदर किया जाता है, उस गोंद का, ठीक है। तो ये भी ग्वार का भी इम्पोर्टेंट जो है यूज़ है। फिर रामपुरा भाटियान गांव है जोधपुर में, रामपुरा भाटियान, वहाँ पर राज्य का पहला, राजस्थान का पहला, भारत का तीसरा मसाला पार्क तैयार हो रहा है, जिसे आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं स्पाइस पार्क, लेकिन ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले भी स्पाइस पार्क लिखा हुआ जाता है, ठीक है। और सेकंड, राजस्थान का अगर अपन सेकंड मसाला पार्क देखें या सेकंड जो स्पाइस पार्क देखें, तो सेकंड स्पाइस पार्क है वो रामगंज कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो चमड़ा उद्योग। चमड़े उद्योग में जयपुर फर्स्ट है भाई, जयपुर अग्रणी है, ध्यान रखना चमड़े उद्योग में। और उसके बाद में थोड़ी फैक्ट की अपन चलते हैं, तो नागौर जिला है राजस्थान में, नागौर जिला, उसमें एक गांव पड़ता है बड़ू भादवा, ऐसे दोनों नाम जाने जाते हैं, लेकिन बड़ू गांव है। उस बड़ू गांव है नागौर का, उसको यूएनओ ने अपने विकास कार्यक्रम हेतु चर्म उद्योग में शामिल किया है। मतलब वहाँ पर चमड़े का काम होता है, इसलिए उसको यूएनओ ने अपने विकास कार्यक्रम हेतु चर्म उद्योग में शामिल किया है, बड़ू गांव नागौर को, ठीक है। और भारत का 13% उद्योग है वो सही है, भारत का 13% चमड़ा उद्योग उत्पादन राजस्थान से होता है, ठीक है। मतलब 13% उद्योग है चमड़ा उत्पादन का, वो राजस्थान से होता है। इंडिया में अगर 100% चमड़ा होता है तो 13% अकेले राजस्थान से होता है, बहुत बड़ा वेटेज है, ध्यान रखना। और मानपुरा माचेड़ी जयपुर में जगह पड़ती है, मानपुरा माचेड़ी में चर्म औद्योगिक क्षेत्र है, चर्म औद्योगिक क्षेत्र मतलब एक तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर स्थापित की गई है मानपुरा माचेड़ी में। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, तो ये पूछा जाए राजस्थान में किस जगह चर्म औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? मानपुरा माचेड़ी। अभी ऐसा आ सकता है मालपुरा टोंक, आसपास में नाम आ जाते हैं, इसलिए याद रखना, कंफ्यूज मत होना, मालपुरा टोंक नहीं है, ये मानपुरा माचेड़ी है, ठीक है, ओके। नंबर 6 सीमेंट उद्योग।
सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो 1917 में लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना बना। 1917 में कब बना सीमेंट कारखाना? 1917 में लाखेरी बूंदी में जगह पड़ती है, लाखेरी बिल्कुल सही है, लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना बना। 1953 की मैं अगर बात करूँ, 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड जो सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई 1953 के अंदर, जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर, ठीक है, नाम तो जयपुर है लेकिन वैसे वो सवाई माधोपुर में स्थापित हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा ये जो है कारखाना था, एशिया का सबसे बड़ा, हालांकि अभी बंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी आता है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा था, स्थापित किया गया, नाम इसके पूछे जाते हैं, बंद हो चालू हो से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना या फिर लिमिटेड कंपनी थी। फिर देखो जेके वाइट सीमेंट, सुना होगा जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट कारखाना है राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, गोटन नागौर में, नागौर में एक जगह पड़ती है गोटन, गोटन नागौर के अंदर जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में स्थापित हुआ था जेके वाइट सीमेंट कारखाना, ठीक है। दूसरी बात इसकी, इसी के बारे में मैंने एरो बना के एक बात और लिखी है, भारत का पहला वाइट सीमेंट संयंत्र है ये, भारत का पहला। ये जितने भी भारत के पहले, राजस्थान के पहले, ये जितने भी होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाते हैं। तो भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट या वाइट सीमेंट भी लिखा था, ऐसा कैसा वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ तो वो गोटन नागौर में हुआ 1984 में। फिर आपने सुना होगा अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक कंपनी का, उसमें भी अल्ट्राटेक तो कंपनी है और वो भी बिरला व्हाइट के नाम से कारखाना चलाती है। तो अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट कारखाना, बिरला व्हाइट वो भी व्हाइट सीमेंट का ही है, बिरला व्हाइट कारखाना वो है खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में, ठीक है ना, ध्यान रखें, अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट कारखाना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो अल्ट्राटेक कंपनी का बिरला व्हाइट कारखाना है ये भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। ये तो है भारत की सबसे, मतलब भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट संयंत्र, और ये जो है भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक, ठीक है ना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उत्पादन में चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर फर्स्ट है। कौन फर्स्ट है? चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के अंदर, सीमेंट प्रोडक्शन में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है राजस्थान में, वेरी गुड। अब आ जाओ साहब नमक उद्योग या अपनी भाषा में लूण उद्योग, ठीक है। नमक उद्योग की अपन अगर बात करें तो नावा, नागौर जिले में एक जगह पड़ती है, नावा तहसील है, नावा में 2002 में मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना हुई, ठीक है ना, मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई, ठीक है। फिर फड़ौदी जोधपुर के अंदर और नावा नागौर में नमक परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थित है। तो ध्यान रखना, आपको पता होगा नावा के अंदर बहुत ज़्यादा नमक ही नमक है। कभी आप अगर इधर गए हो, इस फुलेरा जोधपुर गए हो ट्रेन में अगर, तो ट्रेन के रास्ते में आता होगा सांबर, फुलेरा, सांबर, नावा, तो नावा के अंदर आपको नमक ही नमक नजर आएगा। सांबर झील के बीचों बीच से ट्रेन निकलती है। तो ध्यान रखना कि वहाँ पर मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई थी नावा नागौर में, और फड़ौदी जोधपुर और नावा नागौर के अंदर नमक परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आयोडीन के मामले में अगर जो, जैसे भाई नमक में आयोडीन डालते हैं अपन, कोई नमक को आयोडीन युक्त नमक थोड़ी, अपन क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक, नमक में आयोडीन अलग से डाला जाता है, ये ध्यान रखना आप। नमक तो नमक ही होता है, नमक की सफाई की जाती है, लेकिन आयोडीन अलग से डाला जाता है, आयोडीन युक्त नमक होता है। आयोडीन में राजस्थान सेकंड है, आयोडीन के अंदर राजस्थान सेकंड है, गुजरात नंबर फर्स्ट पे आता है, साइड में लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सांबर झील की मैं अगर बात करूँ, फुलेरा से थोड़ी आगे सांबर झील, तो सांबर झील 1990 में रामसर साइट में घोषित, जैसे यूएनओ की अपन साइटों में घोषित करते हैं वैसे ही भारत में रामसर साइट होती है, तो रामसर साइट के अंदर सांबर झील को 1990 में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमक पैदा करती है, भारत की सबसे बड़ी मतलब खारे पानी की झील है, ठीक है, इसलिए। और खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है, खारे पानी की झीलों से नमक पैदा करने में देश में राजस्थान फर्स्ट है, पूरे देश में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सांबर साल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई, क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर, और सांबर में नमक पैदा होता है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड या सांबर सोल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर सांबर का और फैक्ट है, सांबर में सबसे बड़ा सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है, क्योंकि पास में धूप खूब पड़ती है, पेड़ पौधे, यानी सोलर पूरा पार्क तैयार किया जा रहा है। सांबर में सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित होगा, ये ध्यान रखना, ये फ्यूचर है,
अभी हुआ नहीं है, लेकिन बजट में घोषणा की जा चुकी है, तो ये होगा। राज्य में अन्य स्थान भी है, जैसे हमने सुना होगा डीडवाना। डीडवाना के अंदर बहुत ही खारा नमक है, हालांकि वो खाने योग्य नहीं है, वो केमिकल्स वगैरह में काम आते हैं, बहुत खारा नमक है। तो डीडवाना के अंदर सबसे घटिया नमक होता है, जिसको मतलब कि सोडियम सल्फेट नमक होता है उसके अंदर डीडवाना में, जो इस केमिकल में या फिर इनमें काम में लिया जाता है। और पचबदरा है, एक पचबदरा जगह पड़ती है, पचबदरा में भी नमक पैदा किया जाता है खारवाड़ जाति के द्वारा, खारवाड़ या खरवाड़ जाती है उसके द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पचबदरा शायद बाड़मेर है, तो पचबदरा बाड़मेर में जगह पड़ती है, बाड़मेर लिख देता हूँ मैं। तो पचबदरा बाड़मेर के अंदर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर कौन सी जाति नमक उत्पादन का, नमक पैदा करने का काम करती है, तो खारवाल जाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन जाति से भी आया है, इसलिए ब्रैकेट में खारवाल जाति भी लिखा है। नागौर में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, हालांकि पहले अजमेर जोधपुर आते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट सर्वे के अंदर नागौर में, क्योंकि नागौर में नावा पड़ता है और आधा पोर्शन सांबर भी आधा नागौर में आता है, आधा आता है जयपुर में। ठीक है, इसलिए सांबर का पोर्शन भी आधा आ गया, नावा के अंदर नमक होता है, नावा नागौर में आता है, इसलिए नागौर में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। और सेकंड पर फिर अजमेर और जोधपुर, इनके बाद में इनका नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले इनका था लेकिन अब नागौर हो गया है। ओके, आगे बात करते हैं कांच उद्योग की। कांच उद्योग की अपन अगर बात करें, ग्लास इंडस्ट्री की अपन अगर बात करें, ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग का मतलब क्या होता है, ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में अगर बात करूं तो इसमें कुछ कंपनियां, फैक्ट्रियां आपको याद रखनी है। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। शराब की बोतलें बनाई जाती है, ठीक है ना, शराब की बोतलें, जो कि हमारी सरकार को सबसे ज़्यादा चंदा अगर मिलता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर मिलता है तो शराब से मिलता है, तो ऑफकोर्स शराब की बोतलों की जरूरत ज़्यादा है। तो हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, नाम याद रखना, कहाँ पर, धौलपुर में। क्या करती है, शराब की बोतलें तैयार करती है लोगों के लीवर को गाड़ने के लिए। अगला है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा के अंदर है, ये टीवी की पिक्चर ट्यूब तैयार करती है। टीवी की पिक्चर ट्यूब में फ्रेम आगे वाली होती है ना, उसके पिक्चर ट्यूब को तैयार करती है। भाई टीवी देखा होगा आपने, उसके आगे वाले जो फ्रेम होती है, ठीक है, एज लाइक जैसे ये एक टीवी है तो ये वाली जो स्क्रीन है वो मान लो, ठीक है, तो पिक्चर ट्यूब तैयार कर बनाती है ये सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा। फ्लोर ग्लास संयंत्र भिवाड़ी अलवर के अंदर है, और ये सेंट गोबेन कंपनी है, यहाँ पर ये भी काम कर रही है, फ्रांस की कंपनी है, सेंट गोबेन कंपनी फ्रांस की, इसके सहयोग से मतलब ये कंपनी जो लगी हुई है फ्लोर ग्लास संयंत्र, ठीक है, कांच बनाने काम करती है भिवाड़ी अलवर के अंदर, ध्यान रखना। और एक फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है सेंट गोबेन कंपनी, भिवाड़ी अलवर में फ्लोर ग्लास संयंत्र, बेसिकली इस नाम से। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि भिवाड़ी अलवर के अंदर फ्लोर ग्लास संयंत्र जो है वो किस कंपनी का सहयोग है, तो सेंट गोबेन कंपनी फ्रांस की जो है उसकी सहायता से। एक है गिलोट निमराना अलवर, निमराना जगह पर पड़ती है अलवर में, तो गिलोट निमराना अलवर के अंदर जगह है, वहाँ पर एक है सिरेमिक औद्योगिक जोन। इसको क्या घोषित किया गया है, सिरेमिक औद्योगिक जोन है ये, सिरेमिक औद्योगिक जोन। ये रिको कंपनी, हालांकि आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, रिको की फुल फॉर्म भी पढ़ाऊंगा। रिको के द्वारा सिरेमिक औद्योगिक जोन मतलब यहाँ पर तैयार किया गया है, और राजस्थान का पहला सिरेमिक औद्योगिक जोन है। स्थापना 2014 में हुई थी रिको कंपनी के द्वारा। रिको कंपनी की फुल फॉर्म बताऊंगा लास्ट में, क्या क्या काम है, किस क्षेत्र में काम करती है। जयपुर में भी आपने रिको कंपनी की देखी होगी, बहुत बड़े मतलब इसके रिको कंपनी काम कर रही है, जो हमारे इधर सीतापुर इंडस्ट्री एरिया है जयपुर में, वहाँ पर, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा संयंत्र है वैसे इसके, कोई 100-150 करीब कंपनियों में काम करती है रिको के द्वारा, छोटे मोटे संयंत्र लगाए जाते हैं जगह जगह। राज्य का पहला ये सिरेमिक औद्योगिक जोन। इसके अलावा सथाना जगह पड़ती है अजमेर में, वहाँ पर भी जो है ये सिरेमिक औद्योगिक जोन बनाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि सिरेमिक औद्योगिक जोन कहाँ पर है, वो है गिलोट निमराना अलवर के अंदर, रिको के द्वारा लगाया गया है, राज्य का पहला जोन है, ठीक है, स्थापना 2014 में। इसके अलावा अगर कोई सेकंड पूछे कि और कहीं पर है क्या, तो वह है सथाना अजमेर के अंदर, ठीक है, ओके। सिरेमिक हब जैसे होता है ना, सिरेमिक हब सिटी, एक बड़ी सिटी, वो बीकानेर में बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, बन रहा है, अभी बनेगा जब इसके बारे में विस्तार चर्चा अपन करेंगे। अभी अपन को सिर्फ फैक्ट याद करना है, बाकी सिरेमिक वगैरह कैसे सिरेमिक बनता है वो सब सारी अपन बातें करेंगे आगे। 9 नंबर है रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री। इसकी अपन अगर बात करें तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ध्यान रखना, ये एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, कपासण जगह पड़ती है, यहाँ पर ये कंपनी है जिसका नाम है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।
और आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो डीएपी यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं, तो ये डीएपी बनाने का काम करती है, डीएपी खाद बनाने का काम करती है कौन? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कपासन, चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है। और कंपनियां कौन कौन सी है? इंडियन पोटास लिमिटेड जो पोटास बनाती है, जयपुर के अंदर है इंडियन पोटास लिमिटेड। और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ये आपके गड्डेपान कोटा में जगह पड़ती है, वहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये भी कोटा के अंदर है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स, वो धौलपुर के अंदर काम कर रही है। मतलब सारी वही कंपनी है जो इनका रासायनिक उद्योगों का या फिर केमिकल बनाने का काम करती है। जेके टायर, ये भी केमिकल में आता है, टायर तैयार होते हैं। तो जेके टायर कांकरोली राजसमंद में है, ध्यान रखना, आपने सुना भी होगा जेके के टायर बहुत फेमस है। तो जेके टायर कंपनी जो है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर है। सारे फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स फैक्ट्री कहाँ पर है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ पर है, इंडियन पोटास लिमिटेड कहाँ पर है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर है, कपासन लिमिटेड जो डीएपी खाद बनाती, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ एक है। टायर ट्यूब कारखाना अलवर के अंदर, टायर ट्यूब का कारखाना अलवर के अंदर है। श्रीराम रेमंड एंड टायर बोर्ड कोटा के अंदर है। मोदी केमिकल्स भीलवाड़ा के अंदर है। और जेके सिंथेटिक कोटा के अंदर है। कोटा में काफ़ी मामला है क्योंकि केमिकल्स का इंजीनियरिंग मामला है, तो पढ़े लिखे लोग कोटा में ज़्यादा है, सीधी सी बात है। तो कोटा में ज़्यादातर होंगे। जेके सिंथेटिक कोटा में है, श्रीराम रेमंड एंड टायर बोर्ड कोटा में है। और यहाँ वाला श्रीराम भी, ये श्रीराम फर्टिलाइजर्स भी कोटा के अंदर, तो श्रीराम दोनों ही कोटा में है, वो याद रखना आप, ठीक है, वैसे याद हो जाएगा। अब नंबर 10 आता है इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग की अगर बात करें तो जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1943 के अंदर स्थापना की गई। बिजली के मीटर तैयार करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि ये बिजली के अपना हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं, ये पहले जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हालांकि बिजली के मीटर तैयार करती थी, हालांकि ये वर्तमान में ये अब बंद हो गई है, ठीक है, लेकिन 1943 में स्थापना इसकी भी इंपॉर्टेंट है। एक है कैप्स्टन मीटर, जयपुर के अंदर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी का क्या नाम है? कैप्स्टन मीटर। और ये एक्चुअली पानी के जो मीटर होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ सिटी में सब जगह पानी जहाँ आता है, नल के आगे मीटर लगा होता है, लोहे का मीटर होता है वो, उसमें से नलकी निकलती है तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें जो है यूनिट आते हैं, ये पानी का मीटर है, ठीक है। हालांकि गाँव के अंदर पानी के मीटर नहीं लगे होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो कैप्स्टन मीटर 1962 जयपुर में स्थापना हुई थी, इसका मतलब है 1962 में जो पानी की मीटर तैयार करता है, ठीक है। अगला है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, रील के नाम से भी जाना, हिंदी में रील लिखा आता है एज इट इज, ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स की फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। ये भी कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी जो है इंजीनियरिंग वर्क्स में आती है। और बेसिकली इसकी ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने इसीलिए इसको लिखा है कि इसका गठन हुआ था 1981 में। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1981 के अंदर। मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला है इसको, मिनी रत्न 1997 में इसको मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। और इसका हेड ऑफिस कार्यालय अपने जयपुर के पास में कनकपुरा है। हमारे रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर कनकपुरा आता है, रेलवे स्टेशन है ये भी। कनकपुरा राजस्थान जयपुर के अंदर जगह पड़ती है कनकपुरा, वहाँ पर इसका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का जो है हेड ऑफिस है, कार्यालय है। 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इसे स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की मंजूरी भी दे दी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये सारे एक से बड़े एक फैक्ट है। कहाँ की बात करें अपन तो कार्यालय कनकपुरा के अंदर है और इस कंपनी का नाम है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, बायोडीजल, जो जानवर होते हैं उसकी जानवर की वसा, जो खाल में वसा होती है ना, चमड़ी, स्किन, उसका मतलब वसा और उनके अपशिष्ट वगैरह से मिलके बनाया जाता है बायोडीजल। इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग से भाई, वो टॉपिक पूरा हो चुका है ना, ये अलग से है कि भविष्य का ईंधन कौन है, तो वो बता देना बायोडीजल, ठीक है। और इसके लिए भारत की, अगर छोटा सा फैक्ट लिख दिया मैंने, हालांकि राजस्थान का फैक्ट नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए बायोडीजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला संयंत्र लग चुका है इसका, काकीनाडा जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा जगह पड़ती है आंध्रा में, ठीक, काकीनाडा आंध्रा के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये कंपनी स्थापित की है जो कि बायोडीजल बनाने का काम करती है। इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, पेट्रोल डीजल की जगह इसको काम में लिया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवी पंच, अब आगे फैक्ट जो मैं आपको फैक्ट बता रहा था वो फैक्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 33 जिला केंद्र, ये फैक्ट है भाई, जो मैं कह रहा था लास्ट में फैक्ट बताऊंगा वो यही फैक्ट है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत 33 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र है राजस्थान में। क्या कहा मैंने?
33 जिला केंद्र, 33 जिला उद्योग केंद्र, क्योंकि पूरे 33 के 33 जिलों में सब में उद्योग केंद्र, 8 उपकेंद्र है। हालांकि 8 उपकेंद्र नाम याद नहीं करना, सिर्फ 8 उपकेंद्र याद रखना, इतना सा। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत काम हुआ है। फिर हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई, नीति आयोग की स्थापना हुई इसके बाद में, लेकिन फिर भी। और अब अगर अपन बात करें उद्योग में जीडीपी, उद्योग क्षेत्र में जीडीपी कितना है, उद्योग क्षेत्र में जीएसवी कितना है, और वृद्धि 2011 को अपने आधार वर्ष मान के चलते हैं, जैसा कि अपने कृषि में माना था, और 2022-23 तक वृद्धि कितनी हुई देख लेते हैं। स्थिर कीमतें, स्थिर कीमतों के ऊपर अपन बात करें तो जीडीपी के अंदर अगर गवर्नमेंट को मिलता है तो मिलता है 2.041 करोड़, ठीक है, और परिचित मूल्य पर 3.58 लाख करोड़, ये तो स्थिर मूल्य है। बाकी जो परिचित कीमतें जो हमारे अभी जो पैसा चल रहा है ऐसा मान लीजिए, उन कीमतों पर 3.58 लाख करोड़ रेवेन्यू जो है, जीडीपी जो है गवर्नमेंट को मिल रही है हर मतलब कि इनसे उद्योगों से। फिर उद्योग क्षेत्र में जीएसवी मिलता है 27.76% तो स्थिर कीमतें और 27.31% प्रचलित कीमतों पर। 2011-12 के आधार वर्ष से तुलना करें 22-23 में तो 6.32% की तो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों में। और यहाँ पर जो प्रचलित है, यहाँ पर इसका डाटा अभी तक नहीं आया खास, लेकिन बस अपन को इतना सा याद रखना है, नीचे वाला वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डाटा थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, क्योंकि हालांकि आपके लेवल में ना भले ही ना पूछे, लेकिन वीडियो, सब इंस्पेक्टर और ये क्या नाम इसके पटवार, इन सब के अंदर यहाँ से सीधे फैक्ट आते हैं कि जीडीपी में कितना, जीएसवी में कितना, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ बातें और देख लेते हैं। उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र और प्रचलित, ध्यान रखना, विनिर्माण, निर्माण और खनन और विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य। तो ध्यान, विनिर्माण के अंदर जो अगर हम प्रचलित देखें तो 4.26%, निर्माण के अंदर 32.76%, खनन से अगर अपन बात करें तो 12.60%, और विद्युत गैस एवं जलापूर्ति व अन्य इनके अंदर 13.38%। यहाँ पर मैक्सिमम वृद्धि हुई है। विद्युत गैस और जलापूर्ति के अंदर पहले ये बिल्कुल ही कम थी, 3-4 थी, 4 कुछ थी, लेकिन अब 9.16% की वृद्धि हुई है इसके अंदर। अच्छा खासा सरकार को रेवेन्यू यहाँ से मिल रहा है। ये चारों क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य, ये परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है। 2021-22 में कुल निर्यात हुआ था 72,000 करोड़ रुपए, और टॉप 5 वस्तुएं अगर बिकी है उद्योगों में तो वो बिकी है, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग की वस्तुएं बिकी है, फिर कपड़ा, फिर मेटल्स, धातुएं, फिर हस्तशिल्प और रासायनिक मतलब केमिकल्स, ये 5 टॉप वस्तुएं ज़्यादा उद्योगों में बिकी है, ठीक है। और कुल निर्यात हुआ 72,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 72,000 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे 72,000 करोड़, ठीक है ना, छोटी मोटी रकम नहीं है। आगे देखो, ये जो 2-3 कंपनियां लिख लो अब, जो मैंने कहा था, एक तो राजसिको, वैसे इसको राजसिको बोलते हैं, फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 3 जून 1961 में हुई। और ध्यान रखना, अधिनियम भी याद रख लेना, ये भी बड़े लेवल पे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत जो है राजसिको कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 3 जून 1961 को हुई, अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, 1956 के तहत। बेसिकली इस कंपनी में क्या क्या होता है, लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, गलीचे उद्योग बेसिकली इस कंपनी के द्वारा ज़्यादातर किए जाते हैं, मतलब छोटे लेवल पर उद्योग, ताकि हर छोटा छोटा वर्ग जो है अपना मतलब जो है वो कर सके विकास। दूसरा रिको, RICO, रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना जनवरी 1980 को हुई थी, जनवरी का महीना था, 1980 की साल थी। और बेसिकली लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योगों की वित्तीय सहायता के अंदर ये कंपनी काम करती है, ठीक है। आपको ज़्यादा ये ना पढ़ना, लेकिन ये इसकी फुल फॉर्म प्लस स्थापना, फुल फॉर्म प्लस स्थापना जरूर पढ़ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत कर देना। अगली है RFC, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फंड कॉरपोरेशन। तो राजस्थान वित्त निगम है, इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई। हेडक्वार्टर इसका अपना, आपने सुना होगा CSK में जगह पड़ती है उद्योग भवन, बिल्कुल CSK में उद्योग भवन है, वहाँ जयपुर उद्योग भवन के अंदर इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। और इसकी स्थापना भी 1951 के अधिनियम के तहत हुई थी, 17 जनवरी 1955। और एक फिर है रूडा, वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, इसकी स्थापना हुई है नवंबर 1995 के अंदर। ये ग्रामीण गैर कृषि, भाई गांव में जैसे एक तो कृषि के उद्योगों में काम करती है, लेकिन ये गैर कृषि है ना, कृषि के अलावा क्षेत्रों में काम करती है रूडा। तो ध्यान, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, स्थापना नवंबर 1995 के अंदर हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस तरीके से, ये थी बहुत ही शानदार क्लास। ये क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्लास का बार बार रिवीजन कर लेना, फिर मैं लाइव टेस्ट लूँगा एक साथ, तो रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
देखो सबसे पहले वापस रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले अपने जनसंख्या वाले टॉपिक को कंप्लीट किया, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, ध्यान से देख लेना। वैसे सारे इसके वीडियो अपलोड है, लाइव नहीं है तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। जनसंख्या को कंप्लीट किया, फिर हमने लाइव स्टॉक पशुधन को कंप्लीट किया, फिर अपने परिवहन ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किया, फिर अपने कृषि एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया, और उसके बाद में अपने ऊर्जा को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऊर्जा भी, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट किया। और कल जो अपने किया था वन्य जीवों वाला टॉपिक, वन्य जीव, उसको टॉपिक कंप्लीट किया। और आज अपने कंप्लीट कर लिया उद्योग। ठीक है, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीटली फैक्चुअल है, ये फैक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, फैक्ट पर आधारित है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा भीड़ से आपको आगे कर देंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर टॉपिक आते नहीं। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको उसका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके।